हेलो फ्रेंड्स, ERDO इंडिया के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बारीकियों को बताना है, जिसका उल्लेख मैटी की किताबों में मिलता है। ERDO की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाए। हमारा मकसद किसी संगठन या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं डॉक्टर असलम, मिर्ज़ापुर यूपी से। आज का विषय है लॉ ऑफ डोजोलॉजी अकॉर्डिंग टू मैटी। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में डोजोलॉजी का अर्थ औषधि का चयन, औषधि की मात्रा और रोग की अवस्था के अनुसार उसका प्रयोग होता है, और इस विषय से किसी भी चिकित्सक के प्रतिभा का आकलन किया जा सकता है। किसी भी चिकित्सक के लिए उसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस में डोजोलॉजी की अहम भूमिका होती है। इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक को डोजोलॉजी पर कमांड होना ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार की डोजोलॉजी से अलग अलग प्रकार के नतीजे आते हैं। जैसे कोई चिकित्सक किसी रोग को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है, तो उसी रोग में कोई चिकित्सक काफ़ी समय लगाता है। दवा का रिजल्ट मिलेगा, यह तो निश्चित है, किंतु क्या यह आपकी अपेक्षा के अनुसार है? सोचिए, क्या हम अपने मरीज को वैसा आराम दे पा रहे हैं जैसा हमारे फाउंडर ने जिक्र किया है, या जिस रैपिडिटी के लिए हमारी पैथी जानी जाती है? आइए देखते हैं महात्मा मैटी ने अपनी डोजोलॉजी के बारे में क्या कहा है। मैटी जी के अनुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डोजोलॉजी 4 चीज़ों पर आधारित है। पहला, रोगी की प्रकृति; दूसरा, रोग का निदान; तीसरा, रोग की अवस्था; और चौथा, औषधि का चयन। यदि आप इन 4 उपायों के साथ रोगी की चिकित्सा करेंगे तो निश्चित ही आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। आइए जानते हैं इन स्टेप्स के बारे में, और शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, यानी पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो कृपया इसे समझने के लिए पहले उस वीडियो को देख लीजिए। दूसरा है निदान, यानी डायग्नोसिस। कोई भी रोगी हमें अपने लक्षणों को बताता है, और हो सकता है कि लक्षणों के साथ वह रोग से संबंधित चिन्ह भी दिखाए। कुछ रोगी एलोपैथी चिकित्सा करा के आते हैं, तो वो हो सकता है अपने साथ पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स लेके आए हों, या कुछ सीधे आपके पास आते हों और आप उनसे कुछ जांच कराने को कहते हों। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं इनमें से किसी भी आधार से आप रोग का निदान कर लेते। तीसरा स्टेप है औषधि का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। महात्मा मैटी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इतनी आसान व्यवस्था की है कि आपको औषधि के चयन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिकाओं, ऊतकों से लेकर शरीर के हर अंग व अवयव की दवा उन्होंने दी है, और इस आधार से आप औषधि का चयन भी कर लेते हैं। चौथा स्टेप है रोग की अवस्था, यानी स्टेट ऑफ डिजीज। जब रोगी आपके पास आता है और अपनी दिक्कतें आपसे बताता है, तो आप उससे अवश्य ये पूछते हो कि उसे ये तकलीफ कब से है, और यहीं से डोजोलॉजी का एक महत्वपूर्ण कदम शुरू हो जाता है। क्योंकि कोई रोगी रोग के पहले ही दिन आपके पास पहुंचता है, तो कोई 1 हफ्ते बाद, और कोई 1 महीने बाद। यह सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रोग की 4 अवस्थाएं होती हैं: एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव, जिसे हम हिंदी में उग्र, अर्धजीर्ण, जीर्ण और अपक्षयी बोलते हैं। आइए इन रोग की अवस्थाओं को जानते हैं। इसे समझाने के लिए मैं कॉमन कोल्ड, यानी साधारण सर्दी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई रोगी लगातार छींक, नाक में इरिटेशन, आँख और नाक से पानी आना, सर दर्द, आँख लाल, बुखार, बदन में दर्द जैसे लक्षणों के साथ आपके पास आता है, तो यह रोग की उग्र, यानी एक्यूट अवस्था है, और इसे आप एक्यूट कोल्ड डायग्नोस करेंगे। अब मान लीजिए यही रोगी इस एक्यूट कोल्ड की कोई दवा नहीं करता, तो 3 से 5 दिन में उसके लक्षणों में परिवर्तन होता है।
जैसे उसका बुखार हल्का हो जाता है, नाक से बहने वाला स्राव गाढ़ा हो जाता है और उसे कुछ खांसी आने लगती है। इसका मतलब यह है कि उसका रोग अब सब एक्यूट अवस्था में पहुंच गया है और अब हम उसे कोल्ड और कफ डायग्नोस करेंगे। यही रोगी अब भी लापरवाही करता है और कोई दवा नहीं लेता, तो धीरे धीरे उसे बराबर खांसी आने लगती है, उसे भूख नहीं लगती, हल्का बुखार बना रहता है, उसका वज़न गिरने लगता है और सोने पर उसे पसीना आता है। यह लक्षण बताते हैं कि रोगी को प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की शुरुआत हो चुकी है, यानी उसका रोग अब क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया है। उचित इलाज न होने पर यह रोगी बिस्तर पकड़ लेता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, वज़न काफ़ी कम हो जाता है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसने पर खून आता है। यह रोगी की सबसे गंभीर अवस्था है, क्योंकि उसके फेफड़ों में क्षय हो गया है और वहाँ मवाद बनना शुरू हो गया है। यह रोग की डीजेनरेटिव अवस्था है, जिसे हम एडवांस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। आइए अब बात करते हैं दवा के खुराक यानी डोज। दवा की कंपनियां हमें दवाएं D3 फॉर्म में उपलब्ध कराती हैं, फिर हम इससे डाइल्यूशन बनाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसके ऊपर भी कुछ लोग 10th और उससे आगे भी। कुछ चिकित्सक इन डाइल्यूशन को डिस्टिल वाटर में बनाते हैं, तो कुछ रेक्टिफाइड स्पिरिट में। कुछ चिकित्सक मरीजों को दवा लिक्विड फॉर्म में देते हैं, तो कुछ पिल्स के फॉर्म में। यह सब वेरिएशन है जो मैटर नहीं करता, हर चिकित्सक अपनी सुविधा के अनुसार ये करता। अब महात्मा मैटी द्वारा दिए गए इन 2 सूत्रों को ध्यान से देखिए और डोजोलॉजी को समझने के लिए उनके द्वारा दिए गए ये सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, ग्रेटर द सीवियरिटी ऑफ डिजीज द स्मॉलर शुड बी डोज। और दूसरा, द मोर डाइल्यूट द रेमेडी द मोर ऑफन इट मस्ट बी टेकन। इसका मतलब है कि बीमारी जितनी गंभीर होगी, दवा की खुराक उतनी सूक्ष्म होगी, और दवा की खुराक जितनी सूक्ष्म होगी उसे बार बार दोहराना पड़ेगा। और आसान शब्दों में कहें तो जब रोग डीजेनरेटिव फॉर्म में होगा तो उस समय आपको 5th या 10th डाइल्यूशन का चयन करना होगा, और डाइल्यूशन हल्का होने की वजह से इसे बार बार देना पड़ेगा। रोग की डीजेनरेटिव स्टेज रोगी की सबसे सीवियर कंडीशन होती है। किसी रोग की क्रॉनिक या डीजेनरेटिव स्टेज में संबंधित ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स बहुत वीक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए लाइटर डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, और रोग की सीवियरिटी को देखते हुए इस लाइटर डाइल्यूशन को ज़रूरत पड़ने पर 10-10 मिनट पर भी देना पड़ सकता है। आइए इस टेबल के माध्यम से डोजोलॉजी को समझते हैं। मैंने इसमें 5 कॉलम बनाए हैं। पहले में है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, दूसरे में स्टेज ऑफ डिजीज़, तीसरे में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, चौथे में अफेक्टेड ऑर्गन रेमेडी, और 5वें में डाइल्यूशन रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए आपने कॉमन कोल्ड की डायग्नोसिस की है, रोग की अवस्था एक्यूट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रोगी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से S1 या A3 हो सकती है। प्रभावित ऑर्गन रेमेडी P1 या P3 होगी। P1 इसलिए कि P1 को सर्दी खांसी की किसी भी अवस्था में कोई भी प्रयोग कर सकता है, और P3 के लिए महात्मा मैटी ने कहा है कि यदि रोगी महिला या कोई बच्चा है तो उसके लिए P3 ज़्यादा बेटर होगी। तो ये आपको चयन करना है कि P1 लेना है या P3, और इसको फर्स्ट डाइल्यूशन में 2 से 3 खुराक दिन भर में देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आपने डायग्नोसिस कोल्ड एंड कफ की है, रोग की स्टेज जो है वो सब एक्यूट फॉर्म में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी S1 या A3 दोनों में से कोई भी हो सकती है, अफेक्टेड रेमेडी P1 और P3। इसके अलावा सिम्टम्स बुखार का मिलने पर आप F1, S10 वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसका डाइल्यूशन अब सेकेंड हो जाएगा, जिसकी खुराक 3 से 5 बार दिन भर में रहेगी। प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस,
अगर आपने डायग्नोसिस किया है और ये स्टेज क्रॉनिक है रोग की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी S1 और A3 दोनों हो सकती है, क्योंकि ऐसी अवस्था आने पर रक्त और रस दोनों में विशिएशन हो जाता है, तो वहाँ पर S1 और A3 दोनों दे सकते हैं। अब अफेक्टेड रेमेडी भी चेंज होगी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए महात्मा मैटी ने P2 की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार ये फार्मूला ये इस तरह से बन सकता है कि P2, C2, A2, वर1 बुखार रहने पर F1 और S10 भी। और एक बार फिर इसका डाइल्यूशन चेंज होगा, अब ये थर्ड डाइल्यूशन हो जाएगी और इसको दिन भर में 5 से 7 बार तक लेना पड़ सकता है। डीजनरेटिव स्टेज में जहाँ की आपने डायग्नोसिस किया है एडवांस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी S1 और A3 ही रहेगी, अफेक्टेड रेमेडी भी यही रहेगी, बस डाइल्यूशन में फिर एक बार चेंज होगा। अब आपको डाइल्यूशन 5th या 10th करना पड़ेगा, जो ज़रूरत पड़ने पर 1 से 2 घंटे पर दिन भर में बार बार चलाई जा सकती है। अब बात करते हैं औषधि देने का तरीका। यदि आप डिस्टिल वाटर में दवा देते हैं तो नवजात शिशु से लेकर के 1 साल तक के बच्चों में सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा कि 30 ml डिस्टिल वाटर में 1 से 2 बूंद सभी दवाओं की मिला दें और उसे रोग की सीवियरिटी के हिसाब से 10-10 बूंद दिन में जैसी ज़रूरत हो उस प्रकार चला सकते हैं। 1 से 5 साल तक के बच्चों को प्रत्येक औषधि की 1-1 बूंद कुछ पानी के साथ रोग की सीवियरिटी के हिसाब से दी जा सकती। इसी प्रकार 5 से 10 साल तक के बच्चों को 2 बूंद हर रेमेडी की कुछ पानी के साथ रोग की सीवियरिटी के हिसाब से दी जा सकती है, और 10 साल से ऊपर के लिए 2 से 3 बूंद हर रेमेडी की कुछ पानी के साथ रोग की सीवियरिटी के अनुसार दिया जा सकता है। यदि आप दवाओं को गोलियों में देते हैं तो यहाँ पर मैं जिन गोलियों का जिक्र कर रहा हूँ वो 25 नंबर की गोली है। बच्चा अगर 1 से 5 साल तक का है तो उसकी एक खुराक 2 से 4 गोली तक हो सकती है, और दिन भर में कितनी बार देना है ये रोग की सीवियरिटी डिपेंड। इसी तरह 5 से 10 साल तक के बच्चे को आप 4 से 6 गोली, और 10 साल से ऊपर के लोगों के लिए 6 से 10 गोली की व्यवस्था कर सकते हैं रोग की सीवियरिटी के अनुसार। यह पेज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें महात्मा मैटी के द्वारा डोजोलॉजी का उल्लेख किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रयोग सिर्फ D4 में ही करना है, और इसे दिन में 3 बार खाने से पहले या बाद में प्रयोग करा सकते हैं। मात्रा 6 से 10 गोली के बीच में रहेगी। रोग की तीव्रता के अनुसार सिर्फ आपको अफेक्टेड ऑर्गन मेडिसिन के डाइल्यूशन में ही बदलाव करना है। इसके अलावा इलाज के दौरान अचार, खटाई, सिरका जैसी तेज़ खट्टी चीज़ों का परहेज़ कराएं, और जिन रोगियों की डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या थायराइड की दवा चल रही हो उनको चलने दें। बस अपनी दवाइयों से और उनकी दवाइयों के बीच में कम से कम आधे घंटे का फ़र्क ज़रूर कराएं। यदि मेडिसिन काम नहीं कर रही हो तो आपकी डायग्नोसिस सही नहीं, औषधि का चयन सही नहीं है, या डोज रोग की सीवियरिटी के अनुसार नहीं है, और यह भी निश्चित करें कि रोगी दवा सही से खा रहा है या नहीं। यदि दवाओं को नियम के अनुसार दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी कभी फेल नहीं हो सकती। बताए गए टेबल में मैंने इलेक्ट्रिसिटीज़ ऐड नहीं की है, जिसके बारे में मैं अपने एक अलग वीडियो इलेक्ट्रिसिटीज़ एंड इट्स यूजेस में विस्तार से उल्लेख करूंगा। जिन दोस्तों को किसी और तरीके से रिजल्ट मिल रहे हैं वह भी इसे आजमा सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने 24 साल के अनुभव में कई तरीके आजमाए हैं, और पिछले 10 साल से मैं इसी डोजोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। आप इस विषय पर कुछ जानकारी चाहते हैं या किसी और विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं
तो कृपया स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर डॉक्टर शाहरुख नवाज़ को अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से आंसर करने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।